नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में आज आपको भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब पोखरण लेकर चलेंगे, जहां राफेल, तेजस, सुखोई जैसा वायु, वीर, आसमान पराक्रम देखने को मिला। आपको बताएंगे इस जंगी अभ्यास से कैसे देश के दुश्मन इस वक्त दहशत में हैं। दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन जारी है। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव में 370 सीट से ज्यादा जीतने वाला विजय मंत्र दे रहे हैं। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा है। अब वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। सत्ता में आज देश की सत्ता की सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग खबर का विश्लेषण करेंगे, इन सवालों के साथ कि क्या कांग्रेस के कमलनाथ अब कमल थामने वाले हैं। अचानक कमलनाथ ने छिंदवाड़ा का दौरा रद्द किया और अपने पुत्र के साथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं। अटकलें हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कमलनाथ ने यह कहा कि जो भी होगा बताऊंगा। उनके अचानक दिल्ली दौरे अटकलों के क्या मायने हैं, इस पर भी सत्ता की कुंजी खोलेंगे। सत्ता में राहुल गांधी की भी बात होगी, जिनकी न्याय यात्रा आज वाराणसी में पहुंची। उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। काशी में 5 घंटे में 12 किलोमीटर की यात्रा की। अपने अंदाज में बीजेपी पर कटाक्ष भी किया। ये पूरी खबर भी आपको बताएंगे। दिल्ली की राजनीति के लिए आज शनिवार हलचल वाला रहा। ऑपरेशन लोटस की अटकलों के बीच आज अचानक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। आम आदमी पार्टी के 62 में से 54 विधायक उपस्थित थे। केजरीवाल ने कहा कि हमारा कोई विधायक नहीं टूटा है, जो नहीं आए उनमें कुछ अस्वस्थ हैं और कुछ बाहर हैं। सत्ता में आज बंगाल में शेर और शेरनी वाली कंट्रोवर्सी का भी जिक्र करेंगे, जहां हिंदुओं के अपमान के आरोप लग रहे हैं। एक शेर का नाम अकबर और शेरनी का नाम सीता रखा गया है। इस पर विश्व हिंदू परिषद ने नया रण छेड़ दिया है। संदेश खाली में महिलाओं के साथ क्रूरता वाली कहानी के बीच माता सीता के अपमान पर आर पार की लड़ाई छिड़ी हुई है। सत्ता में भारत की अंतरिक्ष शक्ति की भी बात होगी। आज इसरो ने अपना मिशन नॉटी बॉय लॉन्च कर दिया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इनसेट 3D सैटेलाइट की लॉन्चिंग हुई। कैसे तूफान, आग, बर्फ, मौसम, समंदर की जानकारी जुटाने में यह कारगर साबित होगा, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले भारत की उस वायु शक्ति का ट्रेलर, जिसकी विध्वंसक झलक थोड़ी देर पहले भारत पाकिस्तान सीमा से थोड़ी दूर देखने को मिली। तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं उस तस्वीर की, जिसे देखकर आज दुश्मनों के दिल कांप जाएंगे, जिसकी गर्जना, जिसकी गूंज चीन और पाकिस्तान में बैठे दुश्मनों को आज की रात सोने नहीं देगी। क्योंकि हम जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं वो हिंदुस्तान की वायु शक्ति की हैं। ये विमान राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर अपनी अचूक शक्ति का अद्भुत वीडियो सबूत दे रहे हैं। ये तस्वीरें अभ्यास की जरूर हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान पर कोई दुश्मन नजर डालेगा, जब हिंदुस्तान की ओर कोई दुश्मन कदम बढ़ाएगा, तो उसको इसकी भाषा में, इसी अंदाज में, इसी रफ्तार में करारा जवाब दिया जाएगा, जिसका सबूत आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। आज हिंदुस्तान के एक एक वायुवीरों को पोखरण के एयर टू ग्राउंड रेंज में अभ्यास वायु शक्ति 2024 कार्यक्रम के तहत शक्ति प्रदर्शन करते हुए देखा गया। सबसे पहले आपको देश के सबसे घातक वायुवीर राफेल का दम दिखाते हैं, जिसने आज अपनी बारूदी शक्ति का विशाल परिचय दिया। पहले आसमान में हैरत अंगेज उड़ान भरी, उसके बाद खाली मैदान में बारूदी प्रहार से खलबली मचाई। राफेल लड़ाकू विमान का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर होता है। साथ ही ये 2 इंजन वाला विमान है। राफेल में 3 तरीके की मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। हवा से हवा में मार करने वाले मीटियोर मिसाइल, हवा से जमीन में मार करने वाले स्कैल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल, जो दुश्मन को पल भर में खत्म कर देती हैं। राफेल लड़ाकू विमान स्टार्ट होते ही ऊंचाई तक पहुंचने में दूसरे विमानों से काफी आगे है, जिसकी छोटी सी झलक आज पोखरण में देखने को भी मिली। राफेल का रेट ऑफ क्लाइंब 300 मीटर प्रति सेकंड है, जो चीन पाकिस्तान के विमानों को भी मात देता है। एक बार फ्यूल भरने पर यह लगातार 10 घंटे की उड़ान भर सकता है। यह हवा में ही फ्यूल को भर सकता है।
अगली तस्वीर तेजस की है। तेजस में 2458 किलोग्राम फ्यूल आता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 1980 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ध्वनि की गति से 1.5 गुना ज्यादा है। इसकी रेंज 1850 किलोमीटर है। इन तस्वीरों से भी आप समझ सकते हैं आखिर तेजस से क्यों दुश्मन डरते हैं, क्योंकि स्वदेशी तेजस की डिमांड दुनिया के दूसरे देशों में भी है। और अब बात करते हैं सुखोई की शक्ति की। पोखरण में अभ्यास करते जिस लड़ाकू विमान की आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसका नाम सुखोई है। यह विमान 3000 किलोमीटर की दूरी तक जाकर हमला कर सकता है। यह 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। इसके अलावा जगुआर, मिराज जैसे लड़ाकू विमान ने पोखरण में आज अपनी शक्ति का परिचय दिया। और सत्ता में आगे बढ़ते हैं। क्या आपको गलवान झड़प याद है? क्या आपको याद है 15 जून 2020 की वो रात जब एलएसी पर भारत के बलवानों ने विस्तारवादी जिनपिंग के एक एक धोखेबाज जवानों को सबक सिखाया था, वो भी बिना बारूद और बिना हथियार के। ये तारीख चीन को जरूर याद होगी। एलएसी पर ड्रैगन ऐसे ही साजिशों को देखते हुए भारत के जवान मार्शल आर्ट की अब ट्रेनिंग ले रहे हैं। आसान भाषा में समझिए तो आमने सामने की हाथापाई वाली लड़ाई का अभ्यास कर रहे हैं। एलएसी के पास ऑर्गेनाइज तरीके से हर रोज ट्रेनिंग हो रही है। किबुथू में सैनिक पारंपरिक मार्शल आर्ट के साथ अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग कर रहे हैं, यानी बिना हथियारों वाली प्रैक्टिस। साथ ही यहां के मौसम, परिस्थितियों और चुनौतियों को देखते हुए बैटल प्रिपेयर्डनेस एफिशिएंसी टेस्ट यानी बीपीएट के तहत भी हर रोज ड्रिल की जा रही है। भारत की बिना हथियारों वाली इस तैयारी पर हमने सिर्फ 120 सेकंड की एक फुल एक्शन न्यूज रील तैयार की है। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखने के बाद भारत की तरफ आंख उठाने से पहले रेड आर्मी के जवान 100 बार सोचेंगे। इस वक्त हम एलएसी पर तैनात हैं और हमारे जवान भी, हमारे शूरवीर भी एलएसी की रक्षा में तैनात हैं। मातृभूमि के ये रणबांकुरे एक मार्शल आर्ट करके दिखा रहे हैं, एक ऐसी आर्ट जो कि खास तौर से उन्हें सिखाई गई है बिना हथियारों के दुश्मन को चारों खाने चित करना। ट्रेनिंग आप जो देख रहे हैं ये एक मिक्स मार्शल आर्ट्स है और ये हमें हमारी फिजिकल फिटनेस और मेंटल रोबस्टनेस को बरकरार रखता है। जून 2020 में गलवान में हिंसक झड़प के बाद हमारे जवानों ने खास तौर से इस ड्रिल को सीखा है कि किस तरह से बिना हथियारों के दुश्मन को चारों खाने चित करना है या उसके हौसले को पस्त करना है। ये ट्रेनिंग हमारे पूरे साल चलती रहती है। हर तरफ के मौसम में और हर दिन में और रात में ये ट्रेनिंग कंटिन्यू रहती है। जिस तरह से ये जब हुंकार भरते हैं तो कहीं ना कहीं जो दुश्मन है उसके हौसले पस्त होते होंगे और ये ड्रिल इसीलिए भी सिखाई गई है ताकि बिना हथियारों के भी हमारे जो जवान हैं दुश्मन को किस तरीके से जो रण क्षेत्र है उसमें हरा सके। बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अपने पेट्रोलिंग के समय में और इन सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए फिजिकल फिटनेस, मेंटल रोबस्टनेस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है और ये ट्रेनिंग हमें वो गोल अचीव करने में मदद करती है। और हमारे जवानों ने ये प्रण भी लिया है कि वो मातृभूमि की रक्षा के लिए मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, देश के लिए मिट जाएंगे, लेकिन मातृभूमि की एक भी कण को दुश्मन के हाथ लगने नहीं देंगे।
देखिए यहाँ पर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद खास और बेहद रोमांचित कर देने वाली ये तस्वीर है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हमारे जवानों की ये तैयारी इस वक्त हम आपको एक्सक्लूसिवली TV9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं। 13 दिसंबर 2018 को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की थी। इस तस्वीर में उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ थे। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था, द टू मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स आर पेशेंस एंड टाइम, यानी दो सबसे शक्तिशाली योद्धा धैर्य और समय है। लेकिन समय का चक्र देखिए, इस तस्वीर में शामिल दो योद्धाओं में से एक ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अब दूसरे योद्धा कमलनाथ के भी बीजेपी में शामिल होने की खबरें चल रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद रहे कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कमलनाथ और नकुलनाथ पिछले कुछ दिनों से छिंदवाड़ा के दौरे पर थे, लेकिन उन्होंने अपना छिंदवाड़ा दौरा अचानक रद्द कर दिया और दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली आने से पहले कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के बायो से कांग्रेस हटा दिया। इस बीच विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए कमलनाथ के पूर्व मीडिया सलाहकार नरेंद्र सलूजा ने सोशल मीडिया पर कमलनाथ और नकुलनाथ की तस्वीर शेयर की और लिखा, जय श्री राम। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने भी एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आप सच्चाई का साथ दें, सच्चाई का साथ देंगे तभी आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। कमलनाथ ने अपने इस बयान में किसी का नाम तो नहीं लिया, ना कुछ साफ साफ कहा, लेकिन आज जिस तरह से अचानक छिंदवाड़ा दौरा रद्द हुआ, उसके बाद खबरें आने लगी कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन अटकलों पर कमलनाथ सीधे सीधे कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो संकेत भरपूर दे रहे हैं। आज जब वो दिल्ली पहुंचे तो उनसे सीधे पूछ लिया गया कि क्या वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात होगी तो वो सबसे पहले मीडिया को बताएंगे। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। सुनिए, मैंने बताना है, आप लोग इतना एक्साइट क्यों हैं? क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ इनकार की बात नहीं है जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। तो स्थिति यह है कि कमलनाथ ना छिप रहे और ना छिपा रहे और ना ही कुछ बता रहे हैं, सिर्फ संकेत दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ काफी दिनों से बीजेपी के संपर्क में थे। पिछले 2 महीने में सीएम मोहन यादव और कमलनाथ की 3 बार मुलाकात हुई। सीएम मोहन यादव हाल ही में कमलनाथ से मिलने उनके घर भी पहुंचे थे। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक अकेले में मुलाकात हुई। इसके बाद मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष BD शर्मा ने बयान दिया कि भगवान राम के अपमान पर कांग्रेस में जो नेता परेशान है, उनके लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं। इसे कमलनाथ के लिए एक संकेत माना गया। इस बीच आज बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुमित्रा महाजन ने कहा कि कमलनाथ राम का आशीर्वाद लेकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन अटकलों के बीच कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह ने साफ शब्दों में कमलनाथ के पार्टी छोड़ने की खबर को गलत बताया। उन्होंने कहा कि इतने दिनों तक गांधी परिवार के साथ रहने वाला व्यक्ति कांग्रेस नहीं छोड़ सकता। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर किसने क्या कहा, उस पर बयानों की एक छोटी सी रील है, वो भी देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। आप से यही निवेदन करना है कि आप सच्चाई का साथ दो। कमलनाथ का साथ मत देना, पर कौन सच्चाई का साथ तो दे दो। सच्चाई का साथ दीजिए, सच्चाई का साथ देंगे तभी आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। अगर कमलनाथ का विकास में विश्वास हो तो जरूर मैं कहूंगी राम का आशीर्वाद लेके आओ, काम करो, काम के लिए आ जाओ। वो काम के लिए जो आना चाहता है वो हर कोई आ जाए। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए।
कांग्रेस में ऐसे लोग जिनको लगता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस करती है। भारत के मन में राम है, भारत के हृदय में राम विराजमान है, उनका अपमान कांग्रेस करती है। तो वो जो लोग हैं जिनके मन के अंदर पीड़ा होती है तो उन्हें अवसर मिलना चाहिए। और अगर जिनका नाम आप ले रहे हैं उनके मन के हृदय में ये पीड़ा है तो मुझे लगता है कि उनका स्वागत है। जो खबरें हैं निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? तो डर जाए तो डरा दो, जो बिक जाए उसके खरीद लो। ये जितने यहाँ बैठे ना ये टिकाऊ बैठे हैं, बिकाऊ लोग नहीं है यहाँ। जो बिकाऊ है वो बिक गए। सवाल यह भी है कि वो कमलनाथ जो कुछ महीने पहले तक मध्य प्रदेश में नेता विपक्ष थे, कांग्रेस की सरकार में सीएम थे, अचानक क्या हुआ कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले भी यह खबर आई थी कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उलटकलों के बीच कमलनाथ ने मोहन यादव की सरकार के खिलाफ एक्स पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था एमपी सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है। फिर ऐसा क्या हुआ कि इस पोस्ट के कुछ ही दिन बाद उनके कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने की खबरें आ गई। सूत्र बता रहे हैं कि इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से हटाए जाने से नाराज थे। मध्य प्रदेश के कांग्रेस संगठन में बदलाव से अलग थलग वो अपने आप को महसूस कर रहे थे। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में कांग्रेस नेताओं के ना जाने से भी वो नाराज थे। इन्हीं कारणों से पिछले कुछ दिनों से उन्होंने कांग्रेस के बड़े कार्यक्रमों से दूरी बना ली थी। कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अशोक सिंह के नामांकन में भी वो नहीं पहुंचे थे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि कमलनाथ से उनकी बात हुई है और वो कहीं नहीं जाएंगे। उनके इस दावे के पीछे कमलनाथ का कांग्रेस वाला इतिहास है। कमलनाथ कांग्रेस में सिर्फ एक नेता की तरह नहीं बल्कि गांधी परिवार का हिस्सा रहे हैं। दूर स्कूल में पढ़ाई के दौरान कमलनाथ संजय गांधी के दोस्त बने थे, तब से ही वो इस परिवार के साथ जुड़े रहे। 1980 में कांग्रेस ने उन्हें पहली बार छिंदवाड़ा से लोकसभा का टिकट दिया था। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी जब कमलनाथ के चुनाव प्रचार के लिए पहुंची थी तो उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि ये सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं है, राजीव गांधी और संजय गांधी के बाद मेरे तीसरे बेटे हैं, कृपया उन्हें वोट दीजिए। तब से कमलनाथ गांधी परिवार और कांग्रेस की राजनीति का अहम हिस्सा बन गए थे। कमलनाथ 9 बार छिंदवाड़ा से सांसद रहे, 1 बार मध्य प्रदेश के सीएम रहे हैं। उन्हें छिंदवाड़ा में एक तरह से अजय माना जाता है, लेकिन 1997 के लोकसभा उपचुनाव में मध्य प्रदेश बीजेपी के ताकतवर नेता सुंदरलाल पटवा ने उन्हें उन्हीं के गढ़ छिंदवाड़ा में हरा दिया था। लेकिन तब से लेकर अब तक छिंदवाड़ा में कमलनाथ खुद या फिर कमलनाथ के परिवार का ही कब्जा रहा है। 2014 और 2019 के मोदी लहर में बीजेपी कमलनाथ से छिंदवाड़ा सीट नहीं छीन पाई। वैसे तो बीजेपी में शामिल होने वाले कांग्रेस नेताओं की लिस्ट लंबी है, पर ऐसा कम ही होता है कि पूर्व मुख्यमंत्री भी अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाएं। कांग्रेस का रिकॉर्ड इस मामले में लगातार खराब होता जा रहा है। 2014 के बाद कांग्रेस के कई पूर्व सीएम बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसलिए हमने आज एक ऑल इंडिया कांग्रेस मैप बनाया है, जिससे पता चलेगा कि कांग्रेस के कितने पूर्व सीएम, कितने बड़े नेता अब तक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अभी कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण बीजेपी में शामिल हुए। अशोक चव्हाण से पहले पंजाब के सीएम रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। 2022 में गोवा के पूर्व सीएम दिगंबर कामत बीजेपी में शामिल हो गए। कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा भी 2017 में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। 2016 में उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। यूपी में सिर्फ 31 घंटे तक सीएम रहे जगदम्बिका पाल 2014 में ही कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ गए थे। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू भी कांग्रेस से ही बीजेपी में आए हैं। अगर इन पूर्व सीएम को छोड़ दें तो इसके लिए अलावा कई पूर्व केंद्रीय मंत्री भी पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए। यूपी में जतिन प्रसाद और आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह भी कांग्रेस छोड़कर ही बीजेपी में आए हैं। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो ये लिस्ट काफी लंबी है और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी में एंट्री की तैयारी कर चुके हैं। इस खबर के 2 पहलू हैं। पहला पक्ष ये कि एक नेता जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक पार्टी को दे दी, अब 77 वर्ष की उम्र में ऐसा क्या हुआ कि उसे पार्टी छोड़नी पड़ रही है।
वो पार्टी छोड़ने के संकेत दे रहे हैं। दूसरा पक्ष ये कि जिस नेता को एक पार्टी ने सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक का पद दिया, उसे पार्टी और क्या देती कि अपना पुराना दल छोड़कर ना जाए। मध्य प्रदेश में भले ही कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगने वाला हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा धूमधाम से पहुंची। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 35वें दिन आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। राहुल गांधी काशी में 12 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की। इस दौरान कांग्रेस नेता ने विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना की। यहां उन्होंने बनारस के मशहूर देसी मिठाई मलाइयों का स्वाद भी चखा। राहुल गांधी ने यहां एक छोटी रैली भी की। महंगाई और जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला भी किया। राहुल गांधी ने काशी में कहा कि आज दो हिंदुस्तान बन गए हैं, एक अरबपतियों का, दूसरा गरीबों का। सुनिए उन्होंने और क्या क्या कहा। बीजेपी के लोग भी आते थे, आरएसएस के लोग आते थे। जैसे ही वो यात्रा में आ जाते थे, वो प्यार से बोलते थे। तो ये देश मोहब्बत का देश है, ये देश नफरत का देश नहीं है। न्याय यात्रा नहीं कर रहा है, वो तो केवल अपना देह दिखा रहा है हाफ शर्ट पहनकर। ये सबको दिमागे नहीं है, दोनों दह जाएगा, ऐसा ही है, हवा में उड़ जाएगा। कहीं कहीं उसको पूछने वाला नहीं है, उसको समझो कि समाप्त। मंदिर में मैंने मत्था टेका, गंगा जी का प्रणाम करने आया हूं मैं। उसके सामने, गंगा जी के सामने, मैं यहां अहंकार से नहीं आया हूं। मैं सिर झुका के, सिर नीचे झुका के, ऐसे मैं गंगा जी के सामने आया हूं। 70 साल तक लगभग जनता इनको हाथ में सत्ता दी कि अगर न्याय किया होता तो इन्हें यात्रा निकालने की क्या जरूरत पड़ती है। तो जनता इनके साथ खड़ी होती है। अब जनता इनके खिलाफ एक यात्रा निकाल रही कि इन्हें हटाओ और मोदी जी को लाओ। और इनकी यात्रा से कोई जिन जिन राज्यों में इनकी यात्रा गई, आप देख सकते हो अपने आप खत्म हो गए। हालांकि वाराणसी में पीएम मोदी पर हमले के बीच कांग्रेस ने दावा किया कि काशी विश्वनाथ में राहुल गांधी ने जो पूजा की, वो तस्वीर मंदिर प्रशासन ने उन्हें नहीं दी। कांग्रेस ने इसके लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। इस बीच खबर है कि राहुल गांधी ने वाराणसी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक दिन के लिए रोक दी है और वो सीधा अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड रवाना हो गए। कल वो वायनाड से सीधा प्रयागराज पहुंचकर यात्रा शुरू करेंगे। राजनीतिक खबरों की स्टीयरिंग को उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र की तरफ अब मोड़ देते हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस तो आमने सामने नहीं है, लेकिन इन दोनों के सहयोगी दल जरूर एक दूसरे के आमने सामने हैं। राजनीति की यह खबर महाराष्ट्र के पवार परिवार से जुड़ी है। कुछ दिन पहले चाचा शरद पवार की बनाई पार्टी एनसीपी पर जब अजीत पवार को एक तरीके से मोहर लग गई उनके पास आने की, अब बारामती लोकसभा सीट पर भी उन्होंने दावा ठोक दिया है। यानी अजीत पवार एनसीपी पर अधिकार जमाने के बाद शरद पवार की बेटी और अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सूले की लोकसभा सीट पर नजर गड़ाए हुए हैं। आपको बता दें कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट से 2009 से लगातार सांसद हैं। बारामती से सुप्रिया सूले के खिलाफ अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इन खबरों के बीच बारामती में सुनेत्रा पवार का एक प्रचार रथ भी घूमने लगा है। इसके लिए कार पर फ्लैक्स लगाए गए हैं। इसमें सुनेत्रा पवार और अजीत पवार की फोटो लगाई गई। कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के पुणे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार की तस्वीर पर अज्ञात व्यक्तियों ने स्याही फेंक दी थी, जिसमें उन्हें लोकसभा का भावी सदस्य घोषित किया गया था। इस बीच अजीत पवार ने कहा कि बारामती में कई नेता आपसे इमोशनल अपील करेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भावुक नहीं होना है। आपको तय करना है कि इमोशनल ना होकर विकास के नाम पर वोट दें। अजीत पवार के इन बयानों के पीछे सुप्रिया सूले ने कहा कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। It's a democracy, so everybody has a right to contest. So I think it's a fair thing to say, but it's very unfortunate and painful
that the temple of democracy is Parliament. And yesterday, the way parliamentary procedures were mocked is very, very unfortunate and very, very painful for committed and dedicated people like us. अजीत पवार के साथ उनके बेटे और उसकी पत्नी है बारामती में। मेरे हिसाब से जनता जो है बारामती की वो पवार साहब के साथ, उनके फैमिली के साथ है। देखिए, अजीत पवार अब भाजपा के कार्यकर्ता बन गए, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस वगैरह सब ढोंग गए। बारामती के लोगों के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। अगर वो ऐसा कहेंगे कि भाई लोकसभा इलेक्शन में अगर हम नहीं जीते तो मैं विधानसभा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो कहीं ना कहीं वो बारामती के लोगों की भावना के साथ खेल रहे हैं। एक तरह का तो ब्लैकमेल भी आप समझिए कि भाई अगर हम यहाँ नहीं जिताएंगे तो शायद मैं यहाँ नहीं लड़ूंगा। वैसे आपको बता दें कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार अब तक सक्रिय राजनीति से दूर रही हैं, लेकिन उनके भाई पद्म सिंह पाटिल पूर्व मंत्री हैं, जबकि उनके भतीजे राणा जगजीत सिंह उस्मानाबाद से बीजेपी के विधायक हैं। उनके बड़े बेटे पार्थ पवार ने 2019 में मावल का लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। अब आपको एक बयान बिहार की राजनीति से सुनाते हैं, जिसमें लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों आमने सामने हैं। आरजेडी से रिश्ता तोड़कर बीजेपी के साथ गए नीतीश कुमार को लालू यादव ने कल एक बार फिर से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। आज नीतीश कुमार ने उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। लालू यादव की फ्रेंड रिक्वेस्ट पर नीतीश कुमार ने क्या जवाब दिया, वो भी सुन लीजिए। अब आएंगे तो देखेंगे, मौका दे सकते। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा में, क्या कर कौन क्या बोलता उसके चक्कर में मत आइए। अब हम लोग एक साथ हो गए हैं, एक साथ पहले थे, काम कर रहे हैं और जो गड़बड़ी हुई है वो सबकी जांच पांच होगी। हम लोगों ने साफ किया, देख लिया कि ठीक नहीं चल रहा था, तब छोड़ दिए। और सत्ता में अब बात करते हैं ऐसे विवाद की जिसके संग्राम का केंद्र बिंदु सीता है। सीता शब्द सुनते ही आपके मन में माता सीता का नाम आ रहा होगा, और ये वो नाम है जो करोड़ों हिंदू भक्तों की आस्था, आराधना, सम्मान और नारी शक्ति का प्रतीक है। सनातन धर्म के इसी प्रतीक के अपमान पर पश्चिम बंगाल में आर पार की लड़ाई छिड़ गई है, वो भी इस कदर की मामला सड़क से लेकर अदालत तक पहुंच चुका है। अगर पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में नारी शक्ति वाले दो मुद्दों पर इस वक्त जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है। एक विवाद शेरनी का नाम माता सीता के नाम पर रखने को लेकर है, जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं। दूसरा विवाद है संदेश खाली की शेख पीड़ित महिलाओं के साथ हुई क्रूरता को लेकर, जिसको लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कल सत्ता के न्यूज मित्रों को बंगाल के शेख की क्रूरता वाली कहानी भी हमने दिखाई थी, जिसमें बताया था कि वो कैसे महिलाओं को रात में मीटिंग के लिए दफ्तर में बुलाता था, रात के 12-12 बजे तक मीटिंग के नाम पर महिलाओं को जाने नहीं देता था। आज भी हम कुछ महिलाओं की आवाज आपके सामने रखेंगे। पहले बात करते हैं शेरनी वाले विवाद की, जो बिल्कुल नया है और अगले कुछ दिनों में इस मुद्दे पर बंगाल का राजनीतिक तापमान और भी बढ़ सकता है। दरअसल बंगाल के सफारी पार्क में त्रिपुरा के सिपाहीजला जूलॉजिकल पार्क से शेर और शेरनी लाए गए। विवाद की वजह यह है कि शेर का नाम अकबर है और शेरनी का नाम सीता। 12 फरवरी को दोनों को बंगाल लाया गया था। शेरनी का नाम सीता होने की वजह से विश्व हिंदू परिषद ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। इतना ही नहीं, शेरनी का नाम बदलने की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच में राज्य सरकार के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया गया है। हाईकोर्ट 20 फरवरी को पूरे मामले की सुनवाई करेगा। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने डीएफओ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। उन्होंने ये विरोध सिलीगुड़ी पुलिस आयुक्त के पास एक ज्ञापन सौंपने के बाद किया। विश्व हिंदू परिषद सीधे तौर पर सफारी में पहुंचे शेर और शेरनी के नाम अकबर और सीता रखने पर आपत्ति दर्ज करा रहा है। उन्होंने राज्य की ममता सरकार से इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल की तरफ से कहा गया है कि शेरनी का नाम सीता रखने की खबर मन को झकझोरने वाली है। आखिर ये किस दुष्ट के दिमाग की उपज है, इसकी जांच तो होनी चाहिए। साथ ही इनके नाम बदलकर संबंधित अधिकारियों को हिंदू जनभावनाओं पर चोट करने के लिए माफी भी मांगनी चाहिए। शेर का नाम अकबर और शेरनी का नाम सीता। आप देखिए कि इस तरह से हिंदू मानवाधिकारों का उपहास उड़ाना और उन पर हमला करना अभी तक सरकारों का ही काम था,
लेकिन अब सरकारी अधिकारी भी इसमें संलिप्त हो गए हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। নাম ফাইনাল হয়নি, আমরা সিএম ম্যাডামের কাছে পাঠিয়েছি, সিএম ম্যাডাম ফাইনাল নামটা দেবেন। এই যে ধরনের ওরা পলিটিক্সটা করছে এটা নোংরামির একটা পলিটিক্স। আরও বলছি যে আমরা এখনও পর্যন্ত নাম দিইনি। पोर्टल के माध्यम से और न्यूज़ के माध्यम से खबर मिली कि मादा शेर का नाम अकबर रखा गया और जो शेरनी थी उनका नाम सीता रखा गया। हम हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद सभी सनातन धर्म प्रेमी इसका गैर विरोध करते हैं कि हमारे आराध्य श्री राम जी की धर्म संगनी माता सीता को जो हम लोग माँ मानते हैं, माँ हमारी माँ है, उनका एक पशु के ऊपर नाम कैसे रखा जा सकता है। এই জন্য আমাদের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের থেকে সেখানে একটা অবজেকশন দেওয়া হয় যে কেন এই সীতা নামটা ইউজ করা হলো। সীতা আমাদের ধর্মীয় ভাবাবেগের জন্য আছে, সেই নামটা ইউজ যাতে না করা হয় এবং নামটা যাতে চেঞ্জ করা হয় সেই জন্য অথরিটির এগেনস্টে আমরা আজকে হাইকোর্টে রিপিটিশন ফাইল করেছি। पश्चिम बंगाल के मंत्री भले ही ये कह रहे हैं कि अभी तक नाम फाइनल नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री आखिरी फैसला लेंगे, लेकिन TV9 भारतवर्ष के पास वो सरकारी दस्तावेज है जिसमें शेर का नाम अकबर और शेरनी का नाम सीता रखा गया है। इसमें लिखा गया है कि एनिमल एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत त्रिपुरा से आए जानवरों को बंगाल में रखा गया है। इस लिस्ट में 10 जानवरों के नाम हैं, जिसमें पहले का हाउस नेम अकबर लिखा गया है। इसकी जन्म की तारीख 18 मई 2016 मेंशन है। साथ ही ये भी बताया गया है कि ये किस प्रजाति का है और इसकी उम्र क्या है। वहीं दूसरे नंबर पर शेरनी का नाम सीता है, जिसकी जन्म की तारीख 25 जुलाई 2018 लिखी गई है। दोनों पैंथर लियो पर्सिया प्रजाति के हैं। बताया जा रहा है दोनों को एक ही जगह रखा जाएगा। वहीं इस पूरे मामले में वन विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि उन्होंने शेरों का नाम नहीं बदला है। 13 फरवरी को आने से पहले ही उनका नाम रखा जा चुका था। जानवरों का नाम रखने का कोई आधिकारिक प्रक्रिया नहीं है और कोई ऐसा कानून नहीं है जहाँ कि उनका किसी तरीके से नाम रखा जाए। तो ये होता ये है कि आम तौर पे अगर किसी चिड़ियाघर में कोई कीपर हैं या वहाँ के पार्क के डायरेक्टर हैं तो वो अपनी पसंद से किसी शेर का या शेरनी का नाम रख देते हैं। और रही बात आपको किसी नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व की भी, तो वहाँ भी यही कोई ऐसा कोई प्रोटोकॉल या आधिकारिक कोई तंत्र या आधिकारिक कोई प्रोटोकॉल नहीं है जिसमें कि किसी टाइगर या टाइगर्स का कोई या शेर या शेरनी, बाघ या बाघिन का कोई नाम रखा जाए। और सत्ता में अब बात भारत की अंतरिक्ष शक्ति की, जिसमें आज नया आयाम उस वक्त जुड़ गया जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मौसम की सटीक जानकारी देने वाले सैटेलाइट इनसैट 3DS को लॉन्च किया। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसकी लॉन्चिंग GSLV MK2 रॉकेट से की गई है। उड़ान भरने के लगभग 20 मिनट बाद जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में तैनात भी हो गया है। खास बात यह कि जिस रॉकेट के जरिए इसकी लॉन्चिंग की गई इसे नॉटी बॉय कहा जाता है। इस नाम की खास वजह है वो ये कि इसके फेल होने की दर 40% है। इस रॉकेट से अंजाम दिए गए 15 लॉन्च में से सिर्फ 4 फेल भी हुए। और देखिए, इस सब के बीच में सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता के न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।